हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आपका अक्षय मैथ क्लासेस से स्वागत करता हूँ। अभी पिछले दिन हमने एनसीईआरटी का 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर दिया था, जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बताए थे उसमें कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1। देखिए, आपके पास क्वेश्चन होना ज़रूरी है, क्वेश्चन के लिए किताब होना ज़रूरी है। एपी क्या है, समानांतर श्रेणी क्या है। समानांतर श्रेणी है कि लगातार दो पदों का अंतर समान हो। समानांतर अगर नाम से ही पता चले तो समान प्लस में अंतर, यही दोनों तो मिलाकर बना है क्या, समानांतर। समानांतर श्रेणी मतलब समान अंतर होना चाहिए, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। इसमें दिया गया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। क्वेश्चन में अब किताब नहीं है तो लिखने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, जहाँ लिखने की बारी आएगा। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया मतलब शुरू में अगर टैक्सी चलना है तो 15 रुपया देना होगा। 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपया देना होगा। प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, मतलब पहले 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। मतलब पहले तो 8 रुपया दिए, पहले 15 रुपया दिए, अब 15 रुपया में 8 रुपया अतिरिक्त देना है। अतिरिक्त माने क्या, 8 जोड़ दो तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो 23 रुपया देना। ठीक है, अब आगे 1 किलोमीटर चले तो फिर 8 रुपया अतिरिक्त देना है। अतिरिक्त मतलब अबरी देना है 31 रुपया। फिर आगे 1 किलोमीटर चले तो अबरी 8 रुपया अतिरिक्त देना है। अतिरिक्त मतलब 8 रुपया एक्स्ट्रा देना है। एक्स्ट्रा देना है तो 39 देना है। अबरी फिर 8 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपया अतिरिक्त देना है, मतलब 8 रुपया और एक्स्ट्रा, मतलब 47। अब इतने देख लो, डॉट डॉट नहीं लग रहा है ऐसा कि पहले 15 रुपया फिर 23 रुपया, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, 8 रुपये का। फिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, फिर से 8 रुपये का। फिर कितने का अंतर है, 8 रुपये का, फिर 8 रुपये का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या यह समानांतर श्रेणी है। इसमें पूछा जा रहा है, बताना है कि कौन एपी में है और क्यों है। तो कहिएगा कि यह एपी में है। एपी में है क्यों है, क्योंकि लगातार किसी भी दो पदों के बीच का अंतर समान है। लगातार किसी भी दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने पर प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि पहले बेलन है, इसमें हवा कितना है मालूम नहीं। आपकी सहूलियत के लिए या समझाने के लिए हम कह देते हैं कि मान लीजिए हवा पहले 400 मीटर क्यूब, क्योंकि समझाना है हमको, 400 मीटर क्यूब है। अब हवा निकाल लिया गया, ठीक है, हवा निकाल लिया गया। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने पर प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखो, कहने का मतलब है कि शुरू में जितना भी बेलन में हवा है, ठीक है, शुरुआते में हम मान लो कि बेलन से हवा निकालनी है, तो अगर बेलन से हवा निकाल दी है तो कितना निकाल दें। यहाँ पे कहीं जिक्र है कि 2 लीटर 4 लीटर, तो अपने मन से हम माने 400 लीटर, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। अब यहाँ से हमको समझ में आता है कि वायु निकालने वाला पंप, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग, शेष हवा का 1/4 भाग मतलब ऐसे समझो कि पहले 400 है तो इसका 1/4 भाग निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1/4 अगर निकल गया, देखो 1/4 अगर निकल गया तो बचा कितना। अगर 1/4 निकल गया ना तो हम समझाते हैं, जैसे किसी के पास मान लो कि 1/4 निकलने का मतलब है कि 4 रुपया था और 1 निकल गया तो बचा कितना, 3/4 बचा, 3/4।
जैसे मान लो ना भाई कि 100 रुपया, समझ लो 100 रुपया है और 100 रुपया में से 1/4 भाग खर्च कर दिया कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा हो कि नहीं, हम लिख रहे हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं, इसी जगह पे लिखते हैं, यही समझाने के लिए। 100 रुपया का 1/4 भाग खर्च कर दिया, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर 1/4 भाग खर्च कर दिया है, मतलब 4 है टोटल और 1 दिया है खर्च कर, तो बचा कितना लिया होगा, 3/4 भाग। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो, 4 से ये वाला ख़त्म हो गया, कई बार में, 25 बार में यार, मतलब 25 रुपया खर्च किया, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपया में 25 रुपया खर्चे कर दिया, तो बचा कितना, 75 रुपया। यहाँ से भी निकाल के देख लो, 25 100 कितना बचा, 75। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है। पहले 100 रुपया का 1/4 भाग निकालेंगे, 1/4 भाग निकला तो कितना खर्चा कर दिया, 25 रुपया। अब 100 रुपया में से 25 रुपया माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 75। काहे लिए इतना परेशान हो रहा है, क्यों इतना थाक रहे हो? आप सिंपल बोलो ना कि जितना खर्चा कर दिया उसको हटा के कितना बचा। यहीं पे देखो 1/4 भाग निकल गया, यही कह रहा है 1/4 भाग निकाल देता, तो बचता कितना है, 3/4। मतलब कितना बच गया, 400 था, अब देखते कितना हो गया, इसे ही कट गया, मतलब अब बच गया 300। और जो बच गया इसका फिर से 1/4 निकल गया, तो अबरी कितना बच गया, 3/4। 4 से इसको काटो, तो 4 से अगर काटेंगे तो 25 100 और 25 मतलब 25 हाँ 25 100 यानी 75, यानी 5 या 15 और 7 21 1 22, 222। यही समझ में आ जाता है। पहले कितना था भाई, 400 मतलब 400 मीटर क्यूब, अब कितना हो गया देखते हैं तो 300 मीटर क्यूब। यहाँ डिफरेंस कितना के है, 100 के, और अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना के है, 300 से 225 हो जाने का मतलब है कि 75 का डिफरेंस है। तो हम कहें समानांतर श्रेणी किसे कहा जाता है, दो पदों का अंतर एक समान हो। यहाँ पे देख रहे, अब हाँ कुछ के मन में ये आ रहा होगा 400 किधर से आ गया। अरे यार अपने मन से माने हैं, जो बेलन है ना ये खुद से माने कि बेलन का आयतन कितना है, 400 मीटर क्यों। नहीं अच्छा लगे तुमको 4000 मीटर क्यों मान लो, नहीं समझा, नहीं अच्छा लगता 25,000 में, कुछ भी मान लो ना यार, मानने में क्या जाता है, कोई भी नंबर मान लो, 400 मीटर क्यों मान लिए, कुछ भी मान लो 400 मीटर क्यों माने। अब इसका 1/4 खर्च हो जाता है या 1/4 उड़ जाता है, तो 1/4 देखो यहाँ पे 1/4 के मतलब है कि 4 था, 1 उड़ गया तो बचा क्या, 3 है न, तो 3/4 बच गया, तो 3/4 निकाल दिए, तो 3/4 निकाले तो आ गया 300, यही ना, काट छूट के देखो 300। अब 300 में भी 1/4 उड़ गया तो फिर कितना बचा, 300 का फिर से 3/4, लेकिन जब 300 का 3/4 निकाले तो 225 है। मतलब यहाँ पर देखें कि फर्स्ट टर्म और ये वाला सेकेंड टर्म, इन दोनों के बीच का गैप 100 था, और अब सेकेंड और थर्ड के बीच का गैप 75 है। तो जाहिर सी बात है कि दो पदों का अंतर एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों समानांतर श्रेणी नहीं है, ये दोनों समानांतर श्रेणी नहीं है। मार्कर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना आपको समझना है। थर्ड नंबर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, मतलब शुरू में अगर 1 मीटर कुआं खोदना है तो कई रुपया भरना है भाई, 150 रुपया, और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब ये कह रहा है कि शुरू में अगर आप 1 मीटर खोदते हो तो 150 रुपया दो, आगे अगर 1 मीटर और खोदते हो तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा दो, मतलब इस बार 200 रुपया दो। आगे 1 मीटर और अगर खोदते हो तो 50 मीटर और, मतलब 50 रुपया और एक्स्ट्रा दो, मतलब 250 रुपया दो। आगे का अगर 1 मीटर और खोदते हैं तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा दो, मतलब 300 रुपया दो। आगे खोदे तो और 50 रुपया एक्स्ट्रा दो। नहीं लग रहा है कि यहाँ दोनों के बीच का अंतर 50 है, यहाँ दोनों के बीच का अंतर 50 है, यहाँ दोनों के बीच का अंतर 50 है। मतलब किसी भी दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान है। 50 मतलब इक्वल है ना, 50-60 कुछ भी हो, लेकिन है तो इक्वल अंतर। और दो पदों के बीच का अंतर अगर समान हो गया, इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी है, यानी थर्ड नंबर में एपी है। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। समझना है, और समझ में तभी आएगा
हम 10 बार बोल चुके हैं कि आपके पास किताब होना ज़रूरी है। बिना किताब के आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। चौथे नंबर में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अगर साधारण ब्याज रहता, देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो जैसे मान लीजिए, समझने वाली बात है, अगर हम किसी से 100 रुपया उधार लेते और हमसे ब्याज लिया जाता साधारण ब्याज पर, मान लेते हैं कि हम किसी 100 रुपया छोड़ो 10,000 रुपया, अगर 10,000 रुपया उधार लेते और ब्याज हमसे वसूला जाता साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब कह देता कि हम आपसे 10% लेंगे, मोटा मोटी 10% लेंगे। अब समझो कि 10,000 रुपया हम उससे उधार लिए और 10,000 का अगर 10% निकालोगे तो 10,000 का 10% निकाल के देख लेना, 1,000 होता है। 10,000 का 10% 1,000, मतलब अगले साल हमको देना पड़ेगा 10,000, 10 जाने 11,000, अगले साल देना होगा 11,000। 1,000 का ब्याज होगा, मतलब एक साल में 1,000 का ब्याज। अगर हम एक साल में ब्याज नहीं लौटा पाएँ तो अगले साल फिर हमको ब्याज देना पड़ेगा 10%, जो हम शुरू में लिए थे ना उसी का 10%, जो हम स्टार्टिंग में लिए थे 10,000 उसी का 10% देना होता है। तो फिर से 10,000 का 10% मतलब 1,000, यानी अगले साल फिर 1,000 ब्याज और बढ़ गया, मतलब 1,000 एक साल का ब्याज और 1,000 फिर अगले साल का ब्याज, मतलब 2,000 देना पड़ेगा, यानी कि अवधि देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तब कह रहे हैं ब्याज 2,000, अगर तीसरे साल हो गया तो फिर से 1,000 का ब्याज, मतलब हर एक साल ब्याज बढ़ते जाएगा, हर एक साल ब्याज बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ रहा है? 1,000, क्योंकि यहाँ पर ब्याज जो लिया जाता है, जो हम शुरू में लिए थे किसी से 10,000 रुपया उधार, अगर हम 10,000 रुपया उधार लिए हैं तो हमेशा जो भी 10%, 20%, मान लो 10% का ब्याज है, तो 10% ब्याज हर साल जो हम देंगे वो मूलधन पे देंगे, जो हम उससे लिए थे उसी रुपये पर देंगे, 10,000 पर देंगे हमेशा 10%। आओ 10,000 का 10% हमेशा कितना होगा? 1,000। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए, हमेशा अगर 10% हम ब्याज दे रहे हैं, मतलब 21,000 ब्याज दे रहे हैं हर साल, साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है वो भी ज़रा समझ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को ज़रा गौर से समझो। मान लो कि 10,000 किसी से लिए तो पहले तो इसका 10% देना है, मतलब पहले साल कितना ब्याज देंगे तो देख लेते हैं। पहले साल हो जाएगा 1,000 ब्याज। अगले साल फिर से हमको 10% ब्याज देना, लेकिन अगले साल किस पर? 10,000 जो मूलधन था, ये जो ब्याज हो गया ना उसको भी ऐड कर दो, मतलब 11,000 का 10% निकालना। 11,000 का 10% मतलब समझ रहे हो कि अबरी ब्याज देना होगा 1,100। अबरी इस बार अगला साल जो आएगा उसमें 11,000 तो है ही था, 1,100 और जोड़ दो, मतलब हो गया 12,100। इसका 10%, इसे कैंसिल, मतलब अबरी हो जाएगा 12,000 और 100, 12,100 होगा। नहीं यार, गड़बड़ हो गया। ये हो गया 11,000, एक जोड़ दिए तो 11,000 में अगर 1,000 जोड़ देते हैं तो 11,000, 12,100, हाँ ठीक है। इसका हो गया तो 12,100। अच्छा ठीक है, अभी उसको भी जोड़ देते हैं, मतलब जो भी हो इतने में समझ में आना चाहिए। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत हो जाए जल्दीबाजी में, कोई भारी बात नहीं। इसके लिए समझाना ये हम चाह रहे हैं कि पहले तो 1,000 का ब्याज मिला, अगले साल 1,100 का, और अगले साल उसके 1,200 का ब्याज मिला। मतलब सॉरी, कहने का मतलब है गलती कुछ हो गया शायद, माई मिस्टेक। अच्छा यार गलती हो गया, 1,210 मतलब पहले 1,000 के ब्याज, दूसरे बार 1,100 के ब्याज, और तीसरे बार 1,210। हर साल एक जैसा ब्याज तो नहीं ना है, पहले हम उसमें ऐड कर दिए 1,000, अगला साल हुआ तो 1,100, मतलब पहले दो पदों का अंतर 1,000 था। आगे देखते हैं दो पदों का अंतर,
1100, फिर दो पदों का अंतर 1210। तो दो पदों का अंतर हमेशा समान तो नहीं ना है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एपी नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। हाँ सेकेंड में आपके लिए हल्का है क्योंकि वो लिखना कम पड़ेगा, मतलब लिखना कम पड़ेगा, इट मीन्स आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, किताब तो बहुत ज़रूरी है यार। हम बार बार कहते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके पास किताब होना चाहिए। इसीलिए तो हम किसी प्राइवेट किताब को मतलब नहीं बना रहे हैं। प्राइवेट किताब का प्रॉब्लम हर एक के पास प्राइवेट किताब नहीं हो पाएगा, सरकारी तो हो सकता है एनसीईआरटी। ये ख़त्म होगा तो वो भी देखेंगे। कह रहा है दूसरे में, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद, दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। प्रथम पद, ऐसे पदों को टी से सूचित किया जाता है, आगे वो भी पढ़ेंगे। टर्म, यहाँ पर कह रहा है प्रथम पद ए है, प्रथम पद मतलब T1 ए है, और सार्वंतर को बोलते हैं डी। ठीक है, डी वो तो दिया गया है, T1 को ए लिखो चाहे टी ही लिखो। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बराबर कितना दिया गया है, 10, और डी कितना दिया गया है, वो भी 10। यहीं पे आंसर बता देंगे। सेकेंड नंबर, ए बराबर कितना दिया गया, -2, और डी बराबर कितना दिया गया, 0। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए बराबर कितना दिया गया, 4, और डी बराबर कितना दिया गया, -3। फोर्थ नंबर देखते हैं, ए बराबर क्या है, -1, डी बराबर क्या है, 1/2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में है ए बराबर 1.25, वो भी माइनस में, और डी बराबर है 0.25, ये वाला है माइनस में। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या करना है, ए = 10 है और डी = भी 10 है, और लिखना है प्रथम 4 पद। तो ए का मतलब होता है स्टार्टिंग टर्म, मतलब अगर इसका आंसर लिखोगे तो शुरू में लिख दो 10, और उसमें फिर 10 जोड़ दो तो हो गया 20, उसमें फिर 10 जोड़ दो तो हो गया 30, उसमें फिर 10 जोड़ दो हो गया 40। 4 गुण लिखना था यार, आंसर हो गया। कोई T1, T2, T3, T4 नहीं अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो बाकी सब्जेक्टिव में क्या झुनझुना बजाएंगे हैं, वहाँ भी तो मेहनत करना है। देखिए आप लोग करते क्या है कि 50 को ऑब्जेक्टिव में पूरा इफर्ट लगा दीजिएगा तो बाकी फिर हार जाइएगा। इसलिए कोशिश करो कि 50 को जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाओ, एकदम जितना फास्ट बना सकते हो। देखिए एक चीज़ तो सत्य है कि अगर आप इंटर के बाद कंपटीशन में हेलोगे, चाहे इंजीनियरिंग लेवल चाहे किसी भी लेवल में, जब पीटी में बैठोगे, स्टार्टिंग जब एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ तो तुमको फास्ट चाहिए कंपटीशन, नहीं तो राउंड देगा दुनिया तुमको। इसलिए फास्ट मैथ बनाने की आदत डालिए। खींचना है ना, खींचेंगे सब्जेक्टिव में। जब 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो अच्छा खासा खींचेंगे, लंबा खींच देंगे। फिलहाल जल्दी बना दिए। सेकेंड नंबर का आंसर देखते हैं। ए कितना है, -2, उसमें कितना जोड़ देना है, 0। तो अगर -2 में 0 जोड़ देते हैं तो -2 रह जाएगा, उसमें फिर 0 जोड़ दो तो -2 रह जाएगा, उसमें फिर 0 जोड़ दो -2 रह जाएगा। बन गया। डिफरेंस को ऐड ही तो करना होता है। यहाँ पे देखिए पहले 4 है तो इसका आंसर हो जाएगा पहले 4, लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान से, यहाँ 3 नहीं जोड़ना, -3 जोड़ना। ध्यान से, 4 है और उसमें 3 नहीं जोड़ना है, -3 जोड़ना है। अरे -3 जोड़े के मतलब है कि 3 घटाना है। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ लिख देते हैं। अगर कोई कहे कि 4 है, आज जोड़ेंगे हम कितना, -3, तो कैसे जोड़ सकते हैं यार, ये 4 है और वो माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो माइनस और प्लस माइनस में बन जाएगा, मतलब 4 में से 3 जुटेगा नहीं, घटेगा। ये बात याद रखना है। -3 का मतलब घट गया, तो 4 में से अगर 3 घट गया तो बचा कितना, 1। अब 1 में से भी 3 जोड़ने के तो सवाल ही नहीं, क्योंकि माइनस में घटेगा, तो 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2। अब -2 में ये वाला घटेगा, जैसे इन सब के आगे क्या है, प्लस का साइन, प्लस का 0 के आगे तो कोई साइन ही नहीं होता, ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5। बन गया चारों। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है, स्टार्टिंग में है -1, तो -1 लिखो। अब -1 में जोड़ना है हाफ, -1 में जोड़ना है हाफ, हाफ मतलब आधा, ये भी जोड़ने के लिए सिखाते हैं। ऐसे समझिए कि -1 मतलब पहले तो 1 रुपया कर्ज में हम डूबे थे। माइनस का मतलब देखो, माइनस को अगर कर्ज बोलें तो इसमें शर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं, अरे कर्ज बोल देंगे, ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों, इंग्लिश झाड़े हम आपके सामने, समझ में आएगा। देखिए हम इस तरह से पढ़ाना चाहते हैं जो आपको समझ में आवे।
और माइनस को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक या ऋण। अब थोड़ा सा सोचिए, माइनस को ऋण बोलते हैं, हम लोग बैंक से ऋण लेते हैं, और ऋण थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड हो गया, लेकिन देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे हमनी देहात के आदमी है यार, ऋण को कुछ ही बोलते हैं, कर्ज लेवल गेले थे, ठीक है, कर्ज लेवल गेले रहिए। अब जाहिर सी बात है कि ऋण को कर्ज बोलते हैं, तो माइनस को डायरेक्ट कर्ज बोलने में कैसा शर्म, ठीक है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। और अगर शर्म वाली बात है तो फिर हम अगर अपना इंग्लिश झाड़ने लगेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए, वो सब बात की बात है, वो सबको ताखा पर रख दो। मेरा कहना है कि आपसे जोड़कर हम पढ़ाएं जो आपको समझ में आवे। इसीलिए माइनस को कर्ज ही समझो, ऋण समझो, तो -1 है। अभी 1/2 है, सोचो कि 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 माने आधा, आधा बोलने में भी शर्म नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हाफ बोलेंगे तो बड़ी अच्छा है, हाफ बोल दिए सर, अब आधा बोलने में शर्म आता है, आधा बोलो, आधा बोलेंगे तब भी चलेगा, हाफ भी बोल सकते हैं, कोई सीबीएसई वाले बुरा नहीं मान जाए, ठीक है। सीबीएसई वाले तो खैर कहने नहीं, ऑफलाइन में जुड़िएगा तो इंग्लिश मीडियम के नाम पे भाग जाता है मेरे यहाँ से सब, कहता है अच्छा सर हिंदी नहीं पढ़ाते, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो उस पर जोड़ने -1 में हाफ जोड़ देंगे। जैसे ही -1 में हाफ जोड़ेंगे ना, -1 है और हाफ जोड़ेंगे, सोचो अगर हाफ जोड़ेंगे तो पहले 1 रुपया कर्ज में था, अब कहीं से अगर उसके पास आधा रुपया आ गया, हाफ रुपया आ गया, तो हाफ रुपया जैसे ही आ जाएगा ना, वो हाफ रुपया लौटा देगा, मतलब कमाया है तो आधा रुपया लौटा दिया, अब तो आधे रुपया ने कर्ज बचेगा यार। और अगर फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत लगे, कोई नियम कानून के एकदम मारा हुआ इंसान है कि हम तो एकदम बनाइबे करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए एजा पर बता दे रहे हैं -1 में जोड़ देना 1/2। किसी को लगे कि हम तो एकदम बनाइए देंगे कि, तो इन्हें भेज देना -2 प्लस में 1 बटा में 2, 1 में से 2 गया तो -1/2। क्या पता दिखाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा आपको, हाँ दिखाई तो दे रहा, तो -1/2। यही बात हम समझाने वाले थे आपको कि पहले 1 रुपया कर्ज में थे, अब 1 रुपया अगर धन आ गया तो अब आधे रुपया में कर्ज रहेंगे यार, आधे रुपया में कर्ज होगा इतना, और अब फिर आधा रुपया कहीं से आ गया, तो जो आधा रुपया कर्ज में डूबल थे वही कर्ज हमार पूरा वसूल हो गया, एकदम 0 सटपट। अब कोई कर्ज नहीं है, अब जो हम कमाएंगे ना, अभी तक तो आधा रुपया जो हम कमा रहे हैं तो कर्ज वसूल करने में जा रहा था, कर्ज वसूल किए तो आधा रुपया कर्ज अभियो बच गया, मतलब 1 रुपया कर्ज ले लेते, आधा रुपया जैसे ही कमाए, ले भाई तू अपन कर्ज वसूल कर ले, हम कमा के लाएँ, कर्ज जिससे लिए थे वो माथा पे सवारे हमरा कर्जा दे, गजब है यार, 1 रुपया कर्जा ले ले हैं, आधा रुपया कमा के लाएँ, चल ले ले भाई ले ले, आधा रुपया कमा के लाएँ दे दिए उसको, फिर भी बच गया, कितना कर्जा बच गया, -1/2 मतलब अभियो आधा रुपया कर्ज में, फिर हम कहीं से आधा रुपया कमा के लाएँ, फिर कहता है आधा रुपया अभियो कर्जा में, तो दो ले ले भाई तू ले ले जो, अब हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा, तो 1 रुपया नहीं बचा तो अब कर्ज में भी तो नहीं है हम, अब ये आधा रुपया जो कमा के लाएंगे वो हो जाएगा किस में, प्लस में। यही हो गया आंसर, -1 -1/2 0 और हाफ। यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले था कितना 1.25 माइनस में, अब यहाँ देखो माइनस वाला है और वो भी माइनस में आ रहा है, तो ये घटेगा या जुटेगा, बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होता है कि ये भी माइनस क्या करें, बुजुर्ग कन्फ्यूज होता है, 10th लेवल तक भी कन्फ्यूज आ जाता है। हम सिंपल से बात समझाते हैं, माइनस मतलब ऋण, बोर्ड देखना छोड़ दिए, इसलिए हम बोर्ड के सामने खड़े हो गए, जनरली बोर्ड के सामने हम खड़ा नहीं होते हैं, मैथ है तो हमको साइड ही रहना पड़ता है, आपके सामने इसलिए खड़ा हुए जब आप सुन सके हमको। माइनस मतलब ऋण और ऋण मतलब कर्ज। अब ध्यान से सुनो, पहले हम 100 रुपया किसी से कर्ज ले लेते, मतलब -100, अगर मेरे पास धन होगा ना तो धन मतलब होता है धनात्मक, और धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब +100 हम बोलते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम 100 रुपया कर्ज में डूबे हुए हैं, तो अगर 100 रुपया कर्ज में डूबे हुए हैं इसका मतलब 100 नहीं प्लस में बोलेंगे, -100 बोलेंगे। फिर किसी कारण से मुसीबत मेरे ऊपर आ गया, हम फिर 100 रुपया कर्ज ले लिए, तो पहले से तो -100 है ही था, और उधर से और आ गया कर्ज 100 छोड़ो ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा फेंक दिए हैं, 100 रुपया कर्ज ले लेते, और अबरी किसी वक्त मुसीबत आ गया, अबरी मात्र हम 25 रुपया कर्ज लिए, तो पहले तो 100 रुपया के कर्ज में थे -100, और उधर से 25 रुपया और हो गया कर्ज, मतलब 100 रुपया और उन्हें से 25 रुपया और कर्ज, मतलब बोलेंगे ना कि 125 रुपया कर्ज में हम डूब गए हैं,
मतलब -100, और वो भी तो माइनसे में है, वो भी तो ऋण ही है, ऋण मतलब कर्ज है, तो -125। फिर 25 रुपया अगर कर्ज हम ले लिए, तो अभी तक तो 125 कर्ज में थे डूबे हुए, फिर 25 रुपया कर्ज ले लिए, कर्ज मतलब ऋण ले लिए, ऋण मतलब माइनस, और जैसे ही माइनस ले लिए तो 125 पहले था माइनस में, 25 और हो गया माइनस में, मतलब अब कितना 150 माइनस में, अब हो गया 150 माइनस में। फिर अगर 25 कर्ज ले लेते हैं तो अब 175 हो जाएगा कर्ज। मतलब अगर पहले से हम कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं तो जुटेगा, ठीक है, कर्ज में कर्ज जुटता है, कर्ज में कर्ज जुटता है। हाँ, ये कहते कि मेरे पास 100 रुपया था, 25 रुपया और कमा के आए तो 125 रुपया हो गया, 25 रुपया और कमा के आए तो 150 रुपया हो गया। लेकिन अगर ऐसा बात है कि मेरे पास 100 रुपया है और 25 रुपया कर्ज ले लिए, तो पहले तो धन था 100 रुपया, अब 25 रुपया अगर कर्ज ले लिए हैं तो 125 कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 100 रुपया धन था, धन मतलब धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, और 25 रुपया जो कर्ज लिए हैं वो कर्ज मतलब ऋण, ऋण मतलब ऋणात्मक। तो 100 रुपया था और 25 रुपया कर्ज ले लिए तो बचा कितना, 75 रुपया, मतलब एगो धन और एगो माइनस, तो कभी नहीं जुटेगा, घटेगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में है। जैसे मेरे पास अगर 100 रुपया है, मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपया है, 500 रुपया भी है और हम 400 रुपया किसी से कर्ज ले लें तो क्या मेरे पास 900 रुपया हो जाएगा। अगर 500 है तो कर्ज तो लेना ही ना, ऐसा नहीं कि कर्ज लेंगे, कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है जैसे 500 रुपया है और उसमें 400 रुपया माइनस हो जाए, माइनस मतलब लॉस हो जाए, तो 400 रुपया अगर लॉस हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे नहीं ना, घटेबे नहीं करेंगे, 500 में 400 घटेगा, कितना आएगा 100। तो ये सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन पे, यहाँ पर माइनस वाला नंबर था और ये भी क्या है, माइनस वाला नंबर है। यहाँ समझना है कि 1 रुपया 25 पैसा, आप समझ सकते हैं 1.25, ऐसे 1.25 बोलेंगे तो अच्छा सर ऐसे बोलते हैं रे 25, ये तो 2.5 है। हाँ बाबू, माइनस में 1.25 है, हमारा पता है, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। पहले 1.25 है, 1.25, लेकिन है किस में, माइनस में। अब माइनस में 1.25, इसमें ये वाला भी माइनस में है, तो जाहिर सी बात है अब जो लिखेंगे -1.50, चाहो तो 0 नहीं लिखो, लेकिन लिखे हैं समझने के लिए। 25 और 25 50 हो गया। अब फिर उसमें 0.25 आएगा, मतलब 1 रुपया 25 पैसा था, 25 पैसा आया तो 1 रुपया 50 पैसा हो गया, फिर 25 पैसा आएगा तो अब हो जाएगा माइनस में 1 रुपया 75 पैसा, फिर 25 पैसा आएगा तो 1 रुपया 75 पैसा, अब कन्वर्ट हो जाएगा -2 रुपया। हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको T1 T2 T3 संभाल कर रखो, वो भी मेहनत करना, ठीक है। अभी इसी पे इफर्ट नहीं बर्बाद कर दो। पता चला कि आप 4 क्लास में तो पूरा मेहनत किए, बाकी 40 क्लास होते तो टाइम फिस। धैर्य रखो, लगातार खींचना है, लंबे समय तक क्लास चलाना है हमको, ऐसा नहीं कि 2 दिन में आपको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर, प्रथम पद तथा सारवंतर, अच्छा लिख देते हैं, हल्का है। देखिए 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, पहला नंबर। दूसरा नंबर हम कोशिश करेंगे कि आपको देख कर ही आंसर पता चल जाए। T1 T2 T3 ये सब लगाने की नौबत नहीं आए, और अगर बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करो यार, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, हम उस पर भी आएंगे। इतना दिन में तो आप हमको समझ चुके होंगे कि हम प्रॉब्लम 1 को या 2 को नहीं बताने वाले, एक का को प्रॉब्लम जो कहता है चुन चुन के इसमें से हम बताने वाले। जिस चैप्टर को हम धर लिए ना, उस चैप्टर के तहत कहानी हम ख़त्म कर देंगे, एक का को प्रॉब्लम ढूंढ के। एक भी प्रॉब्लम अगर छूट गया तो खींच के और बताएंगे हमें, एक करने छूट गया। खैर, जिस चैप्टर में हाथ ही नहीं लगाएंगे उसके लिए तो खैर क्या बोले। देखिए एपी में है या नहीं है ये आपको डिसाइड नहीं करना, ये एपी में पक्का है, आपको सोचना नहीं कि है कि नहीं। डायरेक्ट आप बताइए कि इसमें प्रथम पद क्या है, ए बराबर कितना है 3। इसमें आप ए बताइए कितना है, तो ए बराबर बोल सकते हैं -5। इसमें ए बताइए क्या है, ए बराबर हो जाएगा 1/3। इसमें ए बताइए क्या है,
0.6। ए मालूम करना बहुत आसान था, दिक्कत तो अब होता है डी में। डी निकालना है तो अब उसको सूत्र बताओ, T2 माइनस T1। क्यों T2 माइनस T1 हम क्यों बताएं? जो चीज़ डायरेक्ट हो सकता है। अब किसी बच्चे को कहें कि देख रहे बउआ, एक कलम के दाम अगर 4 रुपया है, एक कलम के दाम अगर 4 रुपया है तो 2 कलम के दाम, तो रुकिए ना सर, चूंकि एक कलम का दाम 4 रुपया इसीलिए 2 कलम का दाम लिखेगा, फिर बताएगा हाँ 5 मिनट हो गया, हाँ सर लीजिए 8 रुपया। क्यों? एक कलम का दाम अगर 4 रुपया तो 2 कलम का दाम डायरेक्ट बोलो ना यार 8 रुपया। सेम चीज़ में यहाँ पे डायरेक्ट अगर बनता है तो ऑब्जेक्टिव बनाओ। ए बराबर कितना है 3, जितना फास्ट बना सकते हो। ए बराबर 3। डी कैसे निकालेंगे? तो डी होता है 2 पदों का अंतर। हाँ इसमें समझना है कि इससे ये कितना ज़्यादा है, इसमें क्या जोड़ें कि एक आ गया होगा। तुम लोग के लग रहा होगा दिमाग खराब हो गया सर कि ज़्यादा करने से तो घट गया। अच्छा बात है, घट गया तो वही बोलिए कितना घट गया। 3 था और 1 हो गया, कितना घट गया -2। चलो यहाँ भी एक बार चेक कर लो, इससे कितना घट गया। तो पहले 1 था, 1 रुपया था, 1 रुपया था, और अगर 0 हो जाता तो ठीक है, लेकिन 0 हुआ ना, माइनस में 1 मतलब फिर 2 घट गया। अब ये -1 है और -3 हो गया मतलब फिर 2 घट गया। तो डिफरेंस कितना चल रहा है? -2। इसमें ये बराबर इतना है। फिर ए था -1 मतलब -5 और डी हो गया -1। मतलब कहने का मतलब है पहले 5 रुपया कर्ज में थे, अब कितना रुपया कर्ज में बच रहे हैं? सिर्फ 1 रुपया। सिर्फ ये कहीं ना माइनस में है, पहले -5 था -1 है, मतलब कहीं ना कहीं 4 रुपया तो हम कमाए हैं, या 4 रुपया प्लस हुआ है। 4 प्लस होगा तभी ना यहाँ तक पहुँचेंगे। या फिर यहाँ से समझो -1 था और हो गया कितना 3, जहाँ पहले कर्ज में डूबे हुए थे अब 3 रुपया मेरे पास आ गया, मतलब कहीं ना कहीं +4 आया है। चाहे यहाँ से समझ लो, कहीं से भी धर लो, किसी भी 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। कोई भी 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। ऐसा नहीं है कि T2 माइनस T1 का है, T5 माइनस T4 सार्वंतर नहीं कहलाएगा। अगर वह AP है तो T10 में से अगर T9 को घटा देंगे तो क्या वो सार्वंतर नहीं कहलाएगा। अगर T50 में से अगर T49 को घटा देंगे तो क्या वो सार्वंतर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है कि सार्वंतर का डेफिनेशन कहीं भी ये नहीं होता है कि T2 माइनस T1। सार्वंतर का मतलब है कि 2 पदों का अंतर, AP में किसी भी 2 पदों के, किसी भी लगातार 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, AP में किसी भी लगातार 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। ऐसा कतई नहीं बोलना है कि T2 माइनस T1 होता है, एकदम नहीं। हम चाहें तो T4 माइनस T3 भी तो कह सकते हैं, हम कहीं से भी निकाल ले। अगर AP है, मान लो कि 7 में से अगर 3 घटा दे। हाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि हमेशा बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाना है, ये हमेशा याद रखना है, बाद वाले पद में से, क्योंकि बाद बड़ा होता है पहले वाला छोटा होता है। तो 7 में से 3 घटा देंगे या 3 में से -1 घटा देंगे। अब घटाना जरूरी नहीं है, ठीक है, घटाने लगे, हम समझ रहे हैं कि क्या बढ़ते जा रहा है। तो हाँ यहाँ तो घट रहा था -2 लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, डिफरेंस हो जाएगा 4। इस जगह पे समझना 1/3 है, अब फिर कितना हो गया 5/3, फिर कितना हो गया 9/3, फिर 9 सॉरी कुछ तो गलती हो गया, माफ़ करना यार, ये आदत कब छूटेगा नहीं हमारा बोले के। गलती इसमें नहीं हो गया, गलती हम ही कर दिए हैं। हमको लगता है कि गलती बोले तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। यही जानते हो, जब स्पोकन क्लास करते थे तकरीबन 1.5-2 साल की हैं तो ये आदत पड़ गया, उसमें सिखाया गया था छोटी सी गलती हो तो सॉरी बोलिए, वो आदत हो गया। अब छूटता नहीं छुड़ाने से भी। को लगता है कि गलती हो गई तो माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने से हम किसी से छोटा तो हो नहीं जाएंगे, इसलिए छोटी से छोटी गलती भी होती है तो नहीं, हमको माफ़ कर दीजिए। बाकी अगर आप बड़े हैं तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर हमसे गलती होता है तो। छोटे हैं तभी माफ़ कीजिएगा, हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होता है, हम भगवान तो हैं नहीं, आम आदमी हैं आपके जैसे। 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। नहीं लग रहा है कि नीचे वाला बराबर है। अगर नीचे वाला बराबर है तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं कि 5 आ रहा है? 4 जोड़ के देख लो यार। अगर हम 4/3 जोड़ेंगे ना तो 5/3 हो जाएगा। इसमें भी जोड़ के देख लो 4/3, जैसे जोड़ेंगे ना 9/3 हो जाएगा। या इसमें भी जोड़ के देख लो 4/3, उतना आ जाएगा। मतलब डिफरेंस कितना चल रहा है, कितना जोड़ना पड़ रहा है 4/3। कहीं ऐसा तो नहीं दिमाग में आ रहा है कि घटाना पड़ रहा है सर, नहीं जोड़ना पड़ रहा है, तभी तो बढ़ रहा है। ये समझो 0.6, ये समझो 1.7, ये समझो 2.8, 3.9। ए बराबर तो फिक्स होगा। डिफरेंस कितना? तो किसी भी 2 पदों के बीच के अंतर को देख लो बस, कहीं से भी। जैसे यहीं से देख लो 17 था और हो गया कितना
28। अब इससे वह कितना ज़्यादा है खुद सोचना है कि पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट के फेरा में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पॉइंट समझो गया बाजार घूमे ले, पॉइंट बाजार गया घूमे ले, तो समझो कि 17 है और ये 28 है, इससे ही कितना ज़्यादा है। 17 में क्या जोड़ें कि 28 आ जाए, 11, चाहे जैसे समझ लो ना भाई कि 28 है और 39 हो गया, कितना जोड़ें, 11 जोड़ेंगे यार, 28 है और हो गया 39, मतलब कितना अधिक 11, चाहे जैसे जोड़ लो, 6 था और हो गया 17, मतलब कितना ज़्यादा 11। लेकिन 11 कैसे बोल सकते हैं, चल तो रहा था दशमलव में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दशमलव बैठा दो, हो गया आंसर। चल तीसरा वाला भी प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। चलिए चौथे नंबर के लिए ना अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार मंत्र ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसमें हो सकता है कि और ज़्यादा हम बोले, तो इसको अलग से बढ़ा देंगे, अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, आप डेली हमको फॉलो अगर कर रहे हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक ही दिन में 1 घंटा की वीडियो बना दें। हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो देखिए, मेरा छोटा छोटा क्लास अटेंड कीजिए, लेकिन इस तरह से कि जो वीडियो मतलब देखने के बाद आपको उम्मीद कमांड हो जाए। बाकी तो आपकी मर्ज़ी कि आप देखते हैं या लाइक करके उड़ जाते हैं पक्षी जैसा, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। मेरा तो प्रयास यही है कि एग्ज़ाम आते आते आपको इतना भर बता दें कि मैथ में डर नहीं हो, मैथ में डर ना लगे। और अगर जल्दी ख़त्म कर दिए तो हम बहुत जल्दी देखेंगे। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाला उतना करता नहीं है और करने वाला बोलता नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इतना भले ही कोशिश कर सकते हैं कि जब तक हैं तब तक आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक आपके लिए मैथ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। प्रॉब्लम में कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ये याद रखना। इंटर लेवल तक, उसके बाद DSC के क्लास के बारे में तो अभी नहीं सोचे हैं। देखिए अगर जल्दी क्वेश्चन वाला सेटअप तैयार हो जाता है तो कंपटीशन जल्दी स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी कंपटीशन स्टार्ट करने वाले हैं हमें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प कर पाया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और क्या ना, इसके आगे अगर देखना है, चौथा नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, यहाँ पे चौथा नहीं बताए हैं। तो अगर चौथा नहीं बताए हैं तो चौथा बताने के लिए या चौथा आपको बनाना है या चौथा इसी तरह से समझना है तो अगले के वीडियो में मिलते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।